मैं नीरज पांडे, आप देख रहे यूट्यूब चैनल नीरज विद मैथ जीएस। आप सभी मित्रों का स्वागत एवं अभिनंदन है इस चैनल के माध्यम से। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर और वीडियो चाहिए तो बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। मैं आज बात करूंगा न इस पार की न उस पार की। आज मैं बात करूंगा सिर्फ इंदिरा गांधी के विचार की। मित्रों, आप सभी जानते हैं कि 19 नवंबर 1917 को बहुत ही बड़े राजनीतिक परिवार मोतीलाल नेहरू के घर, इनके पिता खुद बैरिस्टर थे, पंडित जवाहरलाल की ये पुत्री हैं, उनके घर आनंद भवन स्थित प्रयागराज में जो है वहाँ पर इनका जन्म होता है। और बहुत ही लाड प्यार से ये पाली जाती हैं क्योंकि अपने पिता की ये बहुत ही लाडली पुत्री थी और इनको पिता से बहुत ज़्यादा लगाव भी था। इस कारण इनका जो था एक अलग ही वर्चस्व था और इनका लालन पालन बहुत ही लाड़ प्यार के साथ होता है। इनकी सामान्य पढ़ाई स्कूलिंग प्रयागराज से ही होती है। उसके बाद ये आगे बढ़ती हैं और जब इनको आगे की पढ़ाई करनी होती है तो रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा निर्मित एक विश्व भारती विश्वविद्यालय में इनका दाखला होता है। वहाँ ये प्रवेश लेती हैं 1934-35 के आसपास और वहाँ रहते हुए ये पढ़ाई करती हैं। उसी दौरान क्या होता है कि रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा इनको एक और नाम दिया जाता था जो नाम था प्रियदर्शिनी। आप सभी जानते हैं इंदिरा गांधी को प्रियदर्शिनी के भी नाम से जाना जाता है। अक्सर ये पूछा जाता है प्रियदर्शिनी किसका नाम है, तो आप सबको पता है कि प्रियदर्शिनी किसको कहा जाता है, इंदिरा गांधी को ही कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है, किसने कहा, ये उन रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा कहा गया क्योंकि ये देखने में बहुत अच्छी लगती थी और बहुत मासूमियत जैसा इनका चेहरा था, इसलिए इनको प्रियदर्शिनी कहा जाता था। और फिर मित्रों, ये आगे क्या होता है कि लंदन चली जाती हैं पढ़ाई के लिए। कैम्ब्रिज, ये जो वहाँ की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी थी, उसमें ये पढ़ाई के लिए वहाँ चली जाती हैं, लेकिन पहले ही चक्कर में ये वहाँ सफल नहीं होती। फिर बाद में तैयारी के दौरान ये पास होती हैं और वहाँ पढ़ती लिखती हैं। वहीं पर इनका क्या होता है, फिरोज गांधी से इनकी मुलाकात होती है और फिर ये फिरोज गांधी और इनकी मित्रता होती है। फिर मित्रों, ये 1941 में भारत वापस आ जाती हैं और 1941 में ही ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भाग ले लेती हैं, सक्रियता दिखाती हैं और 1942 में आनंद भवन में ही इनका एक आदि धर्म ब्रह्म वैदिक समारोह के तहत इनका फिरोज गांधी के साथ पाणी ग्रहण कर दिया जाता है, विवाह कर दिया जाता है। लेकिन ये माना जाता है इनका विवाह न कानूनन था, वैध था, और न तो जो परंपरा इनकी थी उस परंपरा से इनका शादी हुआ था। लेकिन शादी हुई तो ये पति पत्नी के रूप में रहने लगे। और फिर क्या था, इंदिरा गांधी सतत भारतीय आंदोलन में, अपना राष्ट्रीय आंदोलन जो चल रहा था उसमें अपना योगदान देती रही और अपने पिता से जुड़ी हुई थी। जैसे ही इनके पिताजी 1947 में देश के प्रथम प्रधानमंत्री बनते हैं मित्रों, ये उनके गैर सरकारी तौर पर इनकी निजी सलाहकार थी, और ये सहायक के रूप में, सलाहकार कह लें या सहायक कह लें, उनके रूप में उनके साथ रहा करती थी। उनके कामकाज में उनका हाथ बटाती थी और उनसे बहुत कुछ सीखती थी। और फिर मित्रों, होता क्या है कि सिलसिला आगे बढ़ता चला गया और 1959-60 के जो सत्र था उसमें ये कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष चुनी जाती हैं और फिर ये सतत अपने ऊंचाइयों को छूती गई। और 1964 में जब इनके पिताजी की मृत्यु होती है 27 मई को, तो 27 मई 1964 को जब इनके पिताजी की मृत्यु होती है, उस समय देश में कांग्रेस पार्टी में सबसे बड़ा स्तर जो लोकप्रियता में था वो था लाल बहादुर शास्त्री का। चूंकि वो सादगी के प्रतीक माने जाते हैं, उनको दुनिया सादगी के रूप में देखती है। वो भारत को बुलंदी पे लेके जाना चाहते थे। वो भारत के, जानते हैं आप सभी कि भारत जब कमजोरी में, बदहाली में था तो उनके द्वारा ये हल चलाया गया था और उन्हीं के द्वारा जय जवान जय किसान का नारा भी दिया गया था और उन्हीं के द्वारा ये उपवास की बात कही गई थी कि अगर देश उपवास करेगा एक टाइम तो हमारे देश की संपूर्ण जनता को भोजन मिलता रहेगा और हम दुश्मनों से लड़ सकते हैं। तो ऐसे लाल बहादुर शास्त्री को तत्कालीन प्रधानमंत्री बनाया गया और जैसे ही उनको प्रधानमंत्री बनाया गया मित्रों,
इनको राज्यसभा से सांसद चुन करके इनको उनके ही सरकार में सूचना एवं प्रसारण मंत्री बनाया गया। ये इन्होंने पहली बार अपने मतलब कि सरकार में मंत्री पद को सुशोभित की, मंत्री पद को संभाली और मित्रों वो मंत्री पद को संभाली। उसके बाद 1965 में भारत पाक जो नापाक युद्ध हुआ, उस युद्ध में क्या है कि युद्ध के दौरान ये श्रीनगर पहुंच गई और श्रीनगर जब पहुंची उस समय जो पाकिस्तानी सेना थी वो बहुत ही नज़दीक थी। उस समय अपने भारतीय आर्मी के सेना प्रमुखों द्वारा ये कहा गया या तो आप जम्मू चले जाएं या तो आप चले जाएं दिल्ली। लेकिन उस समय ये अदम्य शौर्य और साहस दिखाती हुई, सेना का संबल बढ़ाती हुई ये अपने आप को यहाँ विस्थापित न करके वहीं श्रीनगर रह ली और वहीं श्रीनगर ये चहलकदमी करती रही। इससे सेना का और मनोबल बढ़ा, क्योंकि देखिए ये इनके अंदर वो क्षमता थी, ऐसी क्षमता थी कि ये अपने जो सामान्य अधिकारी गण रहते थे या आसपास के लोगों उनको आकर्षित करने के इनमें बहुत बड़ी कला थी और ये इसीलिए वहां पे रुकी हुई थी। और फिर मित्रों आप सभी जानते हैं 1966 में ताशकंद समझौता होता है। ताशकंद समझौते में ही क्या होता है कि उसी समय मैनी प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की क्या होती है, समझौते के कुछ ही घंटे बाद आकस्मिक मौत हो जाती है, संदिग्ध मौत हो जाती है। उसमें कई लोगों पर सवाल उठाए जाते हैं। इनके मौत का कारण आज भी मिस्ट्री ही बना हुआ है। इसके लिए मैं वीडियो आप पहले ही डाल चुका हूं, यदि आप सुनना चाहें तो वो वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारे लोग, यहाँ तक कि इंदिरा गांधी पर भी ये छींटा लगा था, आरोप लगा था कि इनका भी हाथ इसमें है। और उसके बाद कई सारे लोग इसमें रडार में थे, कई सारे लोग संदिग्ध थे, लेकिन इनकी मौत इनके पोताओं द्वारा आज भी सवाल उठाया जाता है, लेकिन उस पर से पर्दा उठाया नहीं गया। फिर मित्रों उसी समय के कामरान उस समय के अध्यक्ष थे कांग्रेस पार्टी के, उनके तत्कालीन वो अध्यक्ष होने के नाते इनको क्या करते हैं, तुरंत प्रधानमंत्री चुन लेते हैं और ये प्रधानमंत्री पद पे होती हैं। और फिर मित्रों 1967 में चुनाव जब होता है तो 1967 के चुनाव में क्या होता है, पार्टी दो भागों में बट जाती है, क्योंकि इनका जो क्रियाकलाप था वो कुछ अलग था। जैसे ये कहीं कहीं अगर माना जाए, कंपेयर किया जाए, जैसे मोदी जी से भी इनके सारे मंत्रिमंडल के लोग खुश नहीं रह पाते हैं, कुछ लोग ये है बोल पाते हैं, कुछ बोल भी नहीं पाते हैं। उसी प्रकार से इंदिरा गांधी में तो बोलने वाले बहुत थे, क्योंकि उस समय देशभक्त बहुत ज्यादा थे। वो सब क्या थे कि देश के लिए किसी भी से लड़ने के लिए तैयार थे। वो क्या थे कि बुनियादी जड़ को बनाए हुए थे मित्रों। तो इसलिए वो क्या किए थे कि देश के लिए, वो देश की सुरक्षा सुविधा के लिए वो सदैव प्रधानमंत्री से भी लड़ जाया करते थे। और यही हुआ, इसीलिए कांग्रेस पार्टी दो धड़ों में बट गई। और एक थी रूढ़वादी धड़ जिनके नेतृत्व करता थे मोरारजी देसाई, और एक समाजवादी जिसके नेतृत्व करता है खुद ही गांधी जी, इंदिरा गांधी जी थी। और इस प्रकार से 1967 में इनका चुनाव परिणाम भी कम आया और 297 सीटों पर इनको संतोष करना पड़ा, इनकी सीटें घटी। और फिर ये अपनी सरकार चलाती हैं 1971 में। फिर देखिए 1971 में बांग्लादेश के शरणार्थियों के लिए बांग्लादेश और पाकिस्तान अलग हुआ। उस समय इन्होंने जो युद्ध हुआ उसमें क्या कह सकते हैं कि एक प्रकार का अलग ही दृश्य उस समय का था, और ऐसा युद्ध चला कि भारत ने उस समय बहुत अच्छी जीत हासिल की। और उस समय अमेरिका पाक के साथ था, लेकिन जो और मित्र राष्ट्र थे वो भारत के साथ थे, भारत की मदद किए और भारत ने अपने आप को एक अलग तौर तरीके से वहां पर दर्शाया। और यही वजह था कि भारत में जो इनका नेतृत्व था वो अलग हुआ, और पाकिस्तान बांग्लादेश को अलग कराने में ऐसा इनका योगदान था इंदिरा गांधी का कि भारत की जनता इन पर पुनः अपना विश्वास जताते हुए इनको भारी बहुमत से पुनः क्या करती है, 1971 में इनको सरकार में लाती है। और मित्रों ये सरकार में आती हैं जब, और उसके बाद अब जब इनका कद बढ़ा और ज्यादा बढ़ गया तो ये क्या करती हैं कि अपन देखिए क्या होता है, प्रभुता पाही काहि मदनाही, सही बात है। और ये इनके अंदर थोड़ा सा ये लगा कि मेरा पद बढ़ रहा है, मुझे अन्य लोगों की
चिंता नहीं करनी चाहिए, और यही इनकी कमी थी। और फिर 1974 में इनके द्वारा बहुत अच्छा कार्य किया गया, जो पोखरण परमाणु का परीक्षण किया गया स्माइलिंग बुद्धा के नाम से। और वो क्या था, अपने भारत की एक कह सकते हैं भारत की शक्तिशाली बनाने के लिए एक आगामी कदम था मित्रों। और ये कदम चूंकि शांतिपूर्ण उद्देश्यों से किया गया था ये, और लेकिन ये उद्देश्य यही था जो जाकर के 1998 में अटल जी द्वारा किया गया कि इसको सफलतम प्रयोगों में लाया गया और भारत की क्षमता आगे बढ़ी। तो यहाँ इंदिरा गांधी जी का कार्य जो था कुछ कह सकते हैं कि अलग ही तरीके से चल रहा था। ये भारत देश को ऊंचाई पे ले जाना चाहती थी, साथ साथ अपने भी कद को ऊंचाई पे। देखिए, अपने कद को ऊंचाई पे ले जाना ये थोड़ा सा अलग था। और उसके बाद मित्रों होता क्या है, 1975 में इनके द्वारा क्या किया जाता है, तुरंत वहां पर आपातकाल लगा दिया जाता है। लेकिन आपातकाल का कारण ये जो देते हैं, यहां तक कि इनके मंत्रियों तक को भी पता नहीं था आपातकाल लगने का कारण। केवल ये होते हैं, उस समय जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे फखरुद्दीन अली अहमद, उनके पास जाकर के और कहती हैं कि आप आपातकाल लगाइए। आप सभी जानते हैं आपातकाल लगाने के 3 कारण होते हैं। पहला कारण होता है युद्ध हो देश देश में, दूसरा कारण होता है बाह्य आक्रमण कभी हो कि कोई देश आक्रमण कर दे तो आपातकाल लग सकता है, और तीसरा कारण था शांति अशांति के आधार पर। उस समय था 1978 तक, 1978 के पहले अशांति के आधार पर ये लगाया जा सकता था आपातकाल। और वो क्या था कि इनके लिए ये चांस था, किसी भी प्रधानमंत्री के लिए बहुत सुनहरा चांस था, जब उनको लगे मेरी कुर्सी खतरे में है तुरंत अशांति के आधार पर क्या कर दें, आपातकाल लगवा दें और जितने नेता हैं उनको जेल में डलवा दें। ये बहुत अच्छा उनके पास एक अस्त्र था। लेकिन होता क्या है मित्रों, वही होता है कि 1975 में ये आपातकाल लगवाती हैं, और जो बड़े लीडर थे जैसे जयप्रकाश नारायण हो गए, सत्येंद्र नाथ नारायण जी हो गए और जीवत राम हो गए, ये तमाम नेता और जितने भी बड़े बड़े नेता थे उन सबको क्या हुआ कि जो इनके खिलाफ थे उन सबको क्या किया गया, बारी बारी से सबको कैद करवाया गया। तो इससे क्या था कि एक सरकार की कह सकते हैं यहाँ तानाशाही थी, यहाँ सरकार की तानाशाही झलकती है और तानाशाही इन्होंने दिखाया। और उसके बाद फिर क्या होता है, 1900 जब ये आपातकाल खत्म होता है 1977 में पुनः चुनाव होते हैं। लेकिन उस आपातकाल के दौरान देश की जनता इतनी त्रस्त हो चुकी थी कि कांग्रेस से वो ऊब चुकी थी, और कांग्रेस से ऊबने के बाद क्या होता है कि वो कांग्रेस से मुंह मोड़ लेती है और जनता दल की सरकार बनती है, मोरारजी देसाई देश के प्रधानमंत्री बनते हैं। लेकिन मित्रों वहां भी असफलता उनको मिली, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि बहुत सन्यासी मठ उजार, क्या कहते हैं, बहुत साधु मठ उजार, मतलब बहुत सारे अगर साधु हो जाएं या बहुत सारे नेता हो जाएं और कुर्सी पर नेतृत्वकर्ता की कमी रहे, कभी वो नेतृत्व करे कभी वो नेतृत्व करे कभी वो नेतृत्व करे, तो निश्चित रूप से वह सरकार चल नहीं सकती, वह मठ चल नहीं सकता। वही हुआ कि वो सरकार बहुत लंबी चल नहीं सकी और पुनः चुनाव हुआ 1979 का, और 1980 में ये इंदिरा जी पुनः क्या होती हैं, आती हैं सरकार में और अपनी सरकार चलाती हैं। और सरकार में, लेकिन एक चीज बता दें मित्र, थोड़ा सा पहले 1978 में जैसे ही मोरारजी देसाई की सरकार बनी थी, क्योंकि 1976 में इंदिरा गांधी ने इतने सारे परिवर्तन किए थे कि इनके परिवर्तनों को, संविधान में इतने परिवर्तन किए थे, इनके परिवर्तन को छोटा संविधान कहा जाता है। हर जगह हर पन्ने पे परिवर्तन, हर जगह चेंजिंग देखने को मिली। लेकिन जैसे ही मोरारजी देसाई की सरकार बनती है, उन्होंने इनके सारे परिवर्तनों को क्या है, चेंज करने का काम किया। यहां तक कि जो अशांति के आधार पर ये आपातकाल लगाने की घोषणा थी, पहले ही संविधान में लिखा हुआ था, ये इसको इन्होंने बदल करके लिख दिया, सशस्त्र विद्रोह के आधार पर जब लगाया जाएगा तो क्या लगाया जाएगा, आपातकाल लगाया जाएगा। सशस्त्र विद्रोह का मतलब है मित्रों, जब सेना शस्त्र लेकर के उतर जाए सरकार के विपक्ष में, या कोई एक जन समुदाय हो जाए, वो शस्त्र के आधार पर सरकार परिवर्तित करना चाहे, देश में ही एक शस्त्र के आधार पर युद्ध होना प्रारंभ हो जाए, उस स्थिति में। और लेकिन वो स्थिति सबको दिखेगी, वो स्थिति ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रधानमंत्री को, सिर्फ राष्ट्रपति को दिख रही है कि भैया देश में अशांति फैली हुई है। ये स्थिति तो ऐसी है ना, अस्त्र शस्त्र लेकर के चल रहे हैं तो सारी जनता देखेगी, उस समय ये क्या है, सही ठहराया जाएगा। लेकिन अशांति के आधार पर जब ही प्रधानमंत्री को लगे कि मेरी कुर्सी खतरे में है, तुरंत अशांति के आधार पर राष्ट्रपति ये आपातकाल लगा दीजिए, राष्ट्रीय आपातकाल लगा दीजिए, तो ये गलत था। इसलिए 1978
1977 में क्या है मोरारजी देसाई द्वारा इसमें परिवर्तन किया गया और इनके बहुत सारे कानून जो जैसा जैसा इन्होंने 1976 में संविधान 42वां संविधान संशोधन करके 1976 का परिवर्तन किया, तुरंत 1900 जैसे ही सरकार उनकी बनी 1944वां संविधान संशोधन 1978 करके वो सारे इनके नियमों को परिवर्तित कर दिए। फिर इनकी सरकार 1980 में बनती मित्रों। 1980 में ये सरकार बनाते हैं, लेकिन इनका पंजाब में कुछ अलगाववादियों से एक मनमुटाव चल रहा था और इनको ये भी चीज था कि पहले भी ये सूचना मिल चुकी थी कि आपके अंगरक्षकों द्वारा ही आपकी मौत होगी, हत्या होगी, उनको आप दूर कर दीजिए, लेकिन ये जो भी सोची हो उनको दूर नहीं किया और 1984 में इनकी क्या होती है, राजनीतिक हत्या कर दी जाती है मित्रों। इस प्रकार से इंदिरा गांधी का जीवन काल था। ये महत्वाकांक्षी थी, जैसे महत्वाकांक्षी थी, इनको एक पद की, इनको अपने इतिहास की, इनको अपने खुद की एक महत्वाकांक्षा रहती थी कि लोग मुझे याद करें, ऐसा मैं कार्य करूं कि लोग मुझे याद करें। लेकिन ये भी बता दें, इनको आयरन लेडी के नाम से कहा जाता था। ये बहुत ही सख्त प्रधानमंत्री हुआ करती थी। इनके दौरान इधर से उधर नहीं होता था, जो ये चाहती थी वही होता था। एक सख्त सुशासित ये शासिका थी। तो इस प्रकार से इंदिरा गांधी जी में देखें तो इनके ही देखिए, ये अपने नेताओं को, अपने लोगों को एकत्रित करने में असफल जरूर थी, लेकिन देश का नेतृत्व जो था इनके हाथों में बहुत तरीके से ये कर रही थी। जो ये चाहती थी वो कर लेती थी। उसका वजह भी था, इनकी सरकार हमेशा बहुमत में होती थी। जैसे इस समय के सरकार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जैसा चाहते हैं, जब चाहते हैं, जो चाहते हैं कर लेते हैं। यही अगर जोट गांठ की सरकार रहे तो फिर नहीं चलेगा। तो ये देखिए, जब भी बहुमत होता है, और वैसे भी आप सभी जानते हैं कि जब विपक्ष कमजोर पड़ेगा तो क्या है, शासन का सत्ताधारी जो होगा वो अहंकारी होगा। ये सत्य है, कहीं भी हो, कभी भी हो, चाहे मैं ही हूं। जिस दिन मुझे कोई बोलने वाला, टोकने वाला नहीं होगा, उस दिन मेरी जुबान बदल जाएगी। मैं अपने आप को ही कहता हूं कि अगर कोई नहीं बोलने वाला, मैं इतना संप्रभु बन जाऊं, मैं इतना सत्ता का मतलब मेरे पास इतना पावर हो जाए कि मेरे सामने कोई नहीं बोल सके, तो मुझ में भी परिवर्तन आएगा। मैं भी जो चाहूंगा वो करना प्रारंभ कर दूंगा। तो ये क्या है, प्रकृति का नियम है कि अगर आपके विपक्ष में कोई नहीं है, इसलिए सही कहा गया है कि अगर सत्ता चलानी है तो विपक्ष का मजबूत होना जरूरी है, क्योंकि जब विपक्ष मजबूत रहेगा, सत्ता सही रास्ते पे, सही दिशा पे चलेगी। जब विपक्ष कमजोर होगा, सत्ता सदैव क्या होगी, वह रास्ते को मोड़ करके चलेगी, जिधर चाहेगी उधर चलेगी। ठीक है मित्रों, अगर और वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, आप अगली वीडियो किस पर आपको चाहिए। जय हिंद, जय भारत।